सर मेरे पास कंटेंट बहुत है बट आंसर नहीं लिखा जाता है सर। सर क्वेश्चन कैसे लिखें? सर कोई उपाय बताइए, सर कोई ट्रिक्स बताइए, कोई टिप्स बताइए, कोई मेथड बताइए। एस्पिरेंट, आपने सही सवाल पूछा है। एग्जामिनेशन देखा गया है कि यूपीएससी ऐसी क्वेश्चन को जो है कि डेवलप करती है कि बच्चे लगता है बहुत ही नया प्रश्न है। कुछ बच्चे समझते हैं कि अरे आंसर राइटिंग ही ना है, वो तो कर लेंगे कभी भी। बशर्ते दोस्त एक बात याद रखना, आधा या 1 नंबर से मेरिट लिस्ट छोड़ जाता है और वो तकलीफ बहुत ही भयावह होती है। तो आंसर राइटिंग का साइंस ऑफ आंसर राइटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग यहाँ पे वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, अरे भाई काम का वीडियो देखो, नाम का वीडियो नहीं देखो, नहीं तो फेल हो जाओगे। कहते हैं ये क्या बता सकेगा आंसर राइटिंग? भाई पूरा 3 साल, 3.5 साल पूरे ये कंटेंट, आज जो मैं 15 पॉइंट, कितना 15 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। 15 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपका आंसर राइटिंग को एकदम चिकना बना देंगे। ओके, और ये मेरा एक दिन का मेहनत नहीं है, ये 3 ईयर्स 6 मंथ्स का है। और ये एक टीचर का नहीं, लगभग बहुत सारे टीचर्स के मैंने हर एक प्रकार से एक एक कंटेंट को प्राप्त करके 2-3 कॉपी बनाया। ओके, 2-3 पेज बनाया, उसमें लिख करके 15 पॉइंट मुझे एक ट्रिक से लगा और उसे मैंने आज बताने की कोशिश की है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। असल परीक्षा में रटाया हुआ प्रश्न बहुत ही कम आते हैं जनाब, जो हम लिख सकें। मतलब रटाया प्रश्न कभी नहीं आएगा, रटा प्रश्न नहीं आता है। ओके, आपको वहाँ पे मेथड लगाना होगा, कोई मेथड लगाना, रूट लगाना, कोई रूल, टिप्स, ट्रिक्स कुछ तो लगाना होगा। वो कहाँ से आपको मिलेंगे? इस वीडियो में 15 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा। और आप खुद से आंसर राइटिंग लेकर के खुद से आप उसको एलोबरेट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, जाँच सकते हैं आप इसका। और वीडियो के लास्ट एंड में 4 ऐसे पॉइंट होंगे जो आपके मिस्टेक, आप हर रोज़ मतलब मैं आंसर राइटिंग मिस्टेक करते हैं बट आपको पता ही नहीं, और वो मिस्टेक आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर देता है। 4 पॉइंट का एक मिस्टेक है जो आपको इंड में बताया जाएगा और इंड में वो आएगा खुद ब खुद। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है ये एक्चुअली क्या है? आंसर राइटिंग का खेल है यहाँ पे। आंसर राइटिंग देखो सभी को आता है कि क्या करना है। डू इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, डू सभी को आता है, डोंट इज इम्पोर्टेंट, क्या नहीं करना है ये सभी को नहीं आता है। तो डोंट पर फोकस कीजिए, क्या नहीं करना है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, ऑल रूल, ऑल मेथड, टिप्स, ट्रिक्स, जितना भी सब आपको पता ही होगा, ये बात बता दिए। देखिए सबसे पहला रूल, 3 घंटे 180 मिनट्स 19 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। कितने क्वेश्चन लिखने? 19 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भी छोड़ा आपने तो माना सुसाइड किया। सबसे पहला रूल कि एक भी क्वेश्चन आपको उन 3 घंटे में नहीं छोड़ना है। दूसरा रूल, भाषा, सामग्री मतलब कंटेंट, और निरंतरता मतलब कनेक्टिविटी, इसको बनाए रखना है। आपने जो इंट्रो में लिखा वो बॉडी में उसको कनेक्ट कीजिए। आप जो कंक्लूजन में लिखने जा रहे हैं वो इंट्रो और बॉडी का एकदम एक ब्रीफ हो, छोटा सा समरी हो। ओके, अब लिखने से कतराना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, लिखने से कतरा, सर नहीं हो रहा है, क्या करें, क्या लिखें? नहीं तो यूपीएससी भूल जाओ, लिखना ही है, लिखना ही। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ अपशब्द भी बोल रहा हूँ, कोई वीडियो छोड़ के जा सकते हैं अगर अच्छा नहीं लग रहा तो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी नहीं बताएंगे। लिखने से कतराना नहीं तो यूपीएससी भूल जाओ, बहुत ही गंभीर वर्ड है। उसकी चौथा रूल है मेरा यहाँ पे। तो रूल नंबर 4 क्या है हमारा? जब भी कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आए, मतलब प्रश्न आया और वो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, तो उसे वर्तमान मतलब प्रेजेंट कंटेम्परेरी में लेकर के आ जाएं तुरंत। उसको वर्तमान से रिलेटेड करें। कहीं वर्तमान में हम अपने आसपास, अपने सोसाइटी में, अपने आसपास तो नहीं समझ रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, तो करंट से उसको जोड़ दे, सटाक दुकान, और आपका वो प्रश्न हल हो जाएंगे। रूल नंबर 5 कहता है कोई भी क्वेश्चन डील कर रहे हो उसका सबसे पहले कारण, परिणाम और महत्व। कारण, क्या कारण है क्वेश्चन का, परिणाम क्या होगा, महत्व क्या है, उसको जान लें, तभी वो क्वेश्चन आपसे अच्छे तरीके से डील हो जाएगा। रूल नंबर 6 जो है हमारा, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले, सर क्वेश्चन कैसे लिखें, कंटेंट का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले अपदीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बने। मतलब आप अपना दीपक स्वयं बने, कैसे? तो क्वेश्चन बना के। क्वेश्चन बनाने का हिम्मत कीजिए। जो भी आप देख रहे हैं उसका क्वेश्चन आखिर में कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, कैसे क्वेश्चन बना सकता है, तो क्वेश्चन बनाने की हिम्मत करें आप। और सर क्वेश्चन कैसे लिखें? तो क्वेश्चन में जो पंक्ति लिखी हुई है क्वेश्चन में, उसे ही साबित कर दें, प्रूव करना है, सिर्फ ज़्यादा नहीं लिखना है दोस्तों। देखिए आंसर अच्छा बनाने के चलते हम लोग ज़्यादा लिख देते हैं, लेकिन आंसर अच्छा लिखो, एग्जामिनर खुद आपसे इंप्रेस हो जाएगा। आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसे इंप्रेस खुद ब खुद हो जाएगा। उसे इंप्रेस करने के चक्कर में अपना इररिलेवेंट शब्द ही नहीं बढ़ाना है, वरना फेल हो जाओगे। इररिलेवेंट शब्द बढ़ाना ही नहीं है, मतलब और जो भी आप लिख रहे हैं आप अपने ऊपर पूरी तरह से आप जो है कि भरोसा कर सकते हैं कि हम सही लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अपने आप को विश्वास दिलाएं कि हाँ भाई हम जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद आपका वो आंसर सही होगा। नहीं तो आप इंप्रेस करने के चक्कर में गलत रोंग कर देंगे, आप इररिलेवेंट शब्द को जोड़ देंगे बहुत सारा। ज़्यादा तथ्य की जरूरत नहीं, यहाँ नहीं होती, ज़्यादा विश्लेषण चाहिए उसको, विश्लेषण। तो विश्लेषण पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मेरा रूल नंबर 8 है 753 रूल। एक सेकेंड दोस्तों। तो 753 रूल क्या कहता है? रूल नंबर 8 753 रूल,
आंसर राइटिंग का 753 रूल, ये आप लोगों ने देखा होगा हर जगह, कहीं पर भी मतलब वीडियो में देख सकते हैं आप। एक एस्पिरेंट नाम की एक सीरीज चली थी, वेब सीरीज, वो भी देख सकते हैं आप। तो 753 रूल, वहाँ पे सिर्फ 753 रूल का नाम बता दिया गया, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है सबसे पहले तो फिनिश ईच आंसर इन 7 मिनट्स। 7 मिनट से में आंसर को, हर प्रत्येक आंसर को आपको फिनिश कर देना है। राइट 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू कीवर्ड्स। 7 5 मतलब रिलेटेड टू कीवर्ड्स 5 पॉइंट्स लिखना है, और एंड देन एलोबरेट ईच पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन में उसको, हर एक पॉइंट को 3 डायमेंशन में एलोबरेट विस्तृत कर देना है। 3 डायमेंशन का मतलब यहाँ पर होता है इकोनॉमिकल डायमेंशन हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, सोशियोलॉजिकल हो सकता है, कोई भी डायमेंशन। तो 7 मिनट में आपको फिनिश करना है, 5 पॉइंट्स को लिखना है और 3 डायमेंशन में एलोबरेट कर देना है। ओके। रूल नंबर 9 कहता है मेरा यहाँ पे कि आप कंटेंट पर नहीं जाइए, फर्स्ट डिमांड क्रिएट करो। मतलब सबसे पहले डिमांड क्रिएट करो, डिमांड समझो एक क्वेश्चन का, तभी आप कंटेंट को लिख सकते हैं। नहीं तो आप डिमांड ही नहीं समझ रहे और क्या लिख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, और क्वेश्चन आपका 150-200 का हो जाता है, 200 नंबर का, वर्ड का, शब्द का, 200 शब्द का। अब तक हम लोगों ने जो देखा पॉइंट 9 तक, तो वो मेरा जीएस प्लस ऑप्शनल बोथ था, दोनों था। ओके। लेकिन अब से मैं अभी से जो शुरू करता हूँ वो स्पेशली फॉर ऑप्शनल पेपर के लिए, जो भी सब्जेक्ट का ऑप्शनल है वो सब रूल एक ही में प्रयोग हो सकता है। तो स्पेशली फॉर ऑप्शनल के लिए क्या है, तो रूल नंबर 1 है ऑप्शनल के लिए। अब यहाँ पे 10 कह सकते हैं आप, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 15 रूल हमको बताना है। ओके। रूल नंबर 1 क्या है ऑप्शनल के लिए, आइडिया का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 1 कह सकते हो या नंबर 10 कह सकते हो, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी आप विचार लिख रहे हैं उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इससे बचना है आपको। एक आंसर में 2 से ज़्यादा कोट नहीं डालना है, मतलब 2 मैक्सिमम डालना है, 2 से ज़्यादा कोट नहीं डालना है। आप कोट क्या है वो भी बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आंसर लिखते समय, कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं, चाहे जीएस का हो चाहे ऑप्शनल का, तो IBCS मेथड का दीवार बना लीजिए। दीवार क्यों कह रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आई का मतलब होता है इंट्रो, और बी का मतलब होता है बॉडी, सी का मतलब होता है कंक्लूजन, और एस का मतलब होता है सजेशन। इस तरह से आपको दीवार बनाना है। ओके। इस तरह से दीवार, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। पहला में आपको कोड डालना है, और लास्ट में कंक्लूजन के बाद सजेशन जो आता है उसमें भी कोड डालना है। और जो है कि दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो उसमें आपका बॉडी पार्ट आता है, जिसमें आप पॉइंट डाल सकते हैं। जो हमने 5 पॉइंट किया वो डाल सकते हैं, और उसको 3 भागों में विस्तृत कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में। तो इंट्रो में कोड से शुरू करना चाहिए, कर सकते हैं या नहीं आपका मर्जी, कोड से शुरू करना चाहिए, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका। बॉडी में कंपेयर, तुलना करना है उसका। ओके। फिर कंक्लूजन में कंट्रास्ट, अंतर दिखा देना है किसका, तो कंक्लूजन में इंट्रो और बॉडी का जो है उसका एक मतलब ब्रीफ में लिख देना, एक समरी जो कंट्रास्ट लिख देना उसका। ओके। सजेशन में एक लाइन, फाइनली कोट लिख दीजिए, बस आपका मतलब एक फ्रेम बन जाता है। इससे टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। रूल नंबर 2 या रूल नंबर 11 कह सकते हैं आप। तो फर्स्ट डिसाइड यू 5 पॉइंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया 5 पॉइंट्स कीवर्ड जो होता है उसको डिसाइड कर लीजिए बिफोर यू स्टार्ट योर आंसर। आप फिर उसके बाद अपना आंसर को स्टार्ट कीजिए। 5 पॉइंट्स क्यों मैंने कहा कि 3 डायमेंशन में उसको एलोबरेट विस्तृत करना है। प्लीज़ कलेक्ट मेनी कोट्स, आपको कोट्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में कलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो आंसर लिखाएगा वो आप सिर्फ एक एनालिसिस करने के लिए आपको कोट्स का सहारा लेना होगा, तभी आपका आंसर एक दिखने वाला होगा और लोगों से हटका होगा। इसलिए आंसर में आपको दिखाना होगा, और आप तभी आंसर को लिख सकते हैं जब आपको कोट्स याद होगा। कितना लिखिएगा, मतलब एक तरह से लिखते जा रहे कोट्स याद होगा, आप ज़्यादा लिख सकते हैं। अच्छे आंसर लिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत अच्छा लिखेंगे परफेक्ट आंसर। कोई दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्शन है ही नहीं दुनिया में। कोई भी फिलोसफर किंग ऐसा एक आइडिया है, कोई होता नहीं है, मतलब परफेक्शन का एक आइडिया होता नहीं है। केवल 20 करेक्ट लाइन लिख लेना है, मतलब आपको रॉन्ग लाइन नहीं लिखना, करेक्ट लाइन 20 करेक्ट लाइन लिख लेना है, और आपका आंसर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक देख चुके हैं, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो जो अपना धैर्य बनाए रहेंगे, जो अपना कॉन्सेंट्रेट बनाए रखेंगे और कंटिन्यूटी चलते रहेंगे इस वीडियो में, वही समझ पाएंगे, और उसी से बहुत अच्छा आंसर लिखा चला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है, कोई बच नहीं सकता इससे। आज अगर आप भाग रहे हैं तो फिर कल इसी के पास आना है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी भूल जाना है। जो यहाँ तक आ गए उसको मेरी तरफ से बधाई, क्योंकि आप एक ललक, आपके पास एक आंसर राइटिंग करने की आपके पास जज्बा है, जो आपको जरूर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर से अब हम दोनों से कंपेयर कर लेते हैं, जीएस का आंसर राइटिंग और ऑप्शनल का आंसर राइटिंग। ओके। तो जीएस का आंसर राइटिंग जो होता है उसमें विश्लेषण आपको ज़्यादा करना है। अब आप कहीं विश्लेषण से क्या ऑप्शन नहीं होगा, हाँ वहाँ पे भी होगा विश्लेषण, लेकिन वहाँ गहराई ज़्यादा होगा। ओके। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इंटरलिंकिंग ज़्यादा करना होगा। इंटरलिंकिंग किससे, तो जीएस के अदर पेपर से, GS2 से, GS3 से, अगर GS1 का लिख रहे हैं तो GS2 से। इस तरह से आपको इंटरलिंकिंग करने आने चाहिए। आपको जीएस के आंसर में सीमित ज्ञान बट बहुआयामी ज्ञान, जैसे हमने इंटरलिंकिंग की बात की, तो मल्टीपल ज्ञान होने चाहिए। ओके। उसके बाद सिंपल वे में लिखना है, एकदम सिंपल राइटिंग में, ज़्यादा कोई क्लिष्ट टाइप का एक हिंदी नहीं लिख देना है जैसे यूपीएससी करती है। घुरा फिरा के नहीं लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, घुरा फिरा के नहीं लिखना है दोस्तों। ऑप्शनल में वहीं आपको सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट माना जाता है, कि आप उस ऑप्शनल का, आपको मान के चलिए कोई भी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल है, या ज्योग्राफी या हिस्ट्री है, या सोशियोलॉजी, जो भी ऑप्शनल है आपका, उसमें आपको स्पेशलिस्ट माना जाता है। आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट देखा जाता है वहाँ पर। आप इसलिए आप अपने मन से कोई भी मतलब कोर्स डाल रहे हैं तो अपने मतलब अपना विचार मत डालिए, विचारक का विचार डालिए।
डालिए और विद्वान का विचार डालिए। ओके, बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। उसके रूल नंबर मेरा यहाँ पे आ जाता है दूसरा, उसको तीसरा ये हो गया, और चौथा रूल नंबर या आप कह सकते हैं 14वां नंबर, तो वो आ जाता है स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं चलेगी, इससे बचें। और इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो हमने बताया ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी, तो इससे बचना है भाई। स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके व्याकरण गलती से बचें। देखिए, व्याकरण गलती से भी बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर व्याकरण भी गलती हो जाता है। वर्ड लिमिट क्रॉस करने से बचें। तथ्य फैक्ट्स गलती ना हो, मतलब आप जो लिख रहे हैं वो गलती नहीं हो, फैक्ट्स गलती नहीं होना चाहिए। तो ये सबका भी ध्यान रखना चाहिए, ये सबका ध्यान रखें। एक सेकेंड। तो वरना इससे क्या कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन दंड मिलेगा, पेनल्टी जरूर मिल जाएगी। इस बार भी 5 नंबर का पेनल्टी मिला था। अब बताइए 5 नंबर इतनी बड़ी नंबर होती है यूपीएससी में, क्योंकि इससे रैंक आपका बहुत नीचे जा सकता है। तो रैंक पर देखिए, इस तरह से आपका व्याकरण होना चाहिए या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारा होता है, लेकिन आप सुधार सकते हैं उसको अपने मतलब कि वोकैब को मजबूत करके, और जो है कि अदर रिसोर्सेज को पढ़ करके। देखिए दोस्तों, डू इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे हमने शुरू में बताया था, डोंट इज इम्पोर्टेंट, क्या नहीं करना चाहिए वो देखिए। क्या नहीं करना है क्या और क्या करना है, इस पर फर्क कीजिए आप लोग। मेन थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है। आप ज़्यादातर, एक सेकंड बता देता हूँ। और मेरी सीरीज़ का जो लास्ट था टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट ऊपर के सभी रूल को फॉलो कीजिएगा, तभी ये टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। फॉर्मेट और एग्जांपल दे देते हैं, तो इससे आपका टाइम ज़्यादा मैनेजमेंट होगा। और कोर्स याद कीजिए, टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि आपको याद क्या हुआ है तो लिख सकते हैं आप बिल्कुल। तो और एक बात बता देते हैं कि ज़्यादा मल्टीपल थिंग्स मत सोचिए, मेन थिंग पर काम कीजिए। तो मेन थिंग आपका सही हो जाएगा। तो मल्टीपल थिंग्स पर काम नहीं करना। मेन थिंग का मतलब क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को देखना है। ज़्यादातर आपको आंसर राइटिंग करते समय आपको मतलब अपना एक फॉर्मेट बना लेना है कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। ओके, और आप एक्टिविटी पर ज़्यादा काम नहीं कीजिए, प्रोडक्टिविटी पर काम कीजिए। आपको प्रोडक्टिविटी पर काम करना होना चाहिए। एक्टिविटी तो सभी कर रहे हैं, और इस तरह से, और अभी करें, डू नाउ आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें। आंसर राइटिंग से बचना नहीं चाहिए अच्छे स्टूडेंट को, क्योंकि आंसर राइटिंग आप कभी ना कभी करेंगे, गलती हो रही है कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार 10 बार गिरेंगे, लेकिन एक बार उठेंगे। और आंसर राइटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप टॉपर्स की कॉपी को डाउनलोड कर करके देख सकते हैं, और उसको देखिए कि किस तरह से वो अपना फॉर्मेट बना करके किस तरह से उन्होंने आंसर राइटिंग किया है। तो दोस्तों थैंक यू, यहाँ तक आपका वीडियो कंप्लीट होता है, और मैंने 15 पॉइंट्स टू 16 पॉइंट तक आपको पूरी क्लियर कर दिए। जो भी आपका क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और जो है कि थैंक यू एवरीवन, बाय। खुश रहें और पढ़ते रहें, कोई गम नहीं, ये भी निकल जाएगा एग्ज़ाम। और बेस्ट ऑफ लक।